चलिए प्राचीन भारत के इतिहास के एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण में प्रवेश करते हैं। बात हो रही है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, यानी 6th सेंचुरी BCE की। ये वही दौर था जब मगध का विशाल उदय हो रहा था और इस शक्तिशाली साम्राज्य की नींव के पीछे जिस राजवंश की कूटनीति और स्टेट क्राफ्ट का सबसे बड़ा हाथ था, वो था हर्यंक राजवंश। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जरा उस समय के भौगोलिक राजनैतिक चेसबोर्ड की कल्पना कीजिए, जो 16 बड़े राज्यों, जिन्हें हम 16 महाजनपद कहते हैं, में बटा हुआ था। ऐसे बिखरे हुए परिदृश्य में आखिर एक आम सा राज्य पूरे उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा कैसे बना लेता है? मगध ने क्रमबद्ध तरीके से इतनी बड़ी हेजमनी कैसे हासिल की? इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिस्टमैटिक है, जिसे एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट समझना हमारे लिए अनिवार्य है। इस अध्याय का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम मगध के उदय के कारण देखेंगे, फिर बिंबिसार की रणनीतिक नींव, अजातशत्रु का आक्रामक विस्तार, पाटलिपुत्र में शक्ति का केंद्रीकरण और आखिर में इस राजवंश की भौगोलिक राजनीतिक विरासत। हमारा ध्यान मुख्यतः उस रिसोर्स मैनेजमेंट और डिप्लोमेसी पर रहेगा जिसने इस एम्पायर को खड़ा किया। पहला हिस्सा, द राइज ऑफ मगधा, यानी मगध का उदय। देखिए, उस दौर का राजनीतिक माहौल काफी खंडित था। मगध के आसपास कोसल, अवंती, वत्सा और वज्जी संघ जैसे ताकतवर प्रतिद्वंदी थे, लेकिन मगध इन सब को पीछे छोड़कर सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। और हकीकत में ये अचानक या इत्तेफाक से नहीं हुआ था। कहते हैं ना, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। भौगोलिक स्थिति ही किसी साम्राज्य का भविष्य तय करती है। मगध के पास प्राकृतिक रूप से क्या उपलब्ध था? गंगा नदी के किनारे उपजाऊ मैदान, जहां खेती कमाल की होती थी। लौह अयस्क यानी आयरन ओर की प्रचुरता, जो उस वक्त आधुनिक हथियारों के लिए एक गेम चेंजर था। बेहतरीन ट्रेड रूट्स और एक ऐसी अभेद्य लोकेशन जिसे टारगेट करना आसान नहीं था। इन्हीं फिजिकल रिसोर्सेज ने मगध की आर्थिक और सैन्य ताकत की ठोस नींव रखी। और इस पूरी कहानी में 544 BCE का साल सबसे अहम है। यही वो साल था जब हर्यंक राजवंश की स्थापना हुई। इससे पहले जो बृहद्रथ शासकों का दौर था, उसे ज्यादातर कथाओं तक सीमित माना जाता है, लेकिन 544 BCE से एक बिल्कुल वास्तविक केंद्रीकृत राजनीतिक शक्ति आकार लेती हुई साफ दिखाई देती है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, बिंबिसारा स्ट्रेटेजिक फाउंडेशंस। जरा सोचिए, हर्यंक राजवंश के संस्थापक बिंबिसार सिर्फ 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर ड्यूल प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी सफलता अंगा राज्य की जीत थी। अंगा पर कब्जा करने का सीधा मतलब था वाइटल ट्रेड रूट्स और रिवर ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करना। इस एक विजय ने क्षेत्र में उनका आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर दिया और राजकोष को इतना मजबूत कर दिया कि आगे के सैन्य खर्च आराम से निकाल सकें। लेकिन कमाल की बात यह है कि बिंबिसार सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते थे, उनकी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी बेजोड़ थी। उन्होंने विवाह कूटनीति का बड़ा ही चतुराई से इस्तेमाल किया। कुशल की राजकुमारी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी और मद्रा राज्य की राजकुमारी से शादी करके उन्होंने अपनी बॉर्डर्स को कंप्लीटली सिक्योर कर लिया। इन डिप्लोमैटिक गठबंधनों की वजह से बिना वजह के युद्ध टल गए और उन्हें एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने का पूरा वक्त मिल गया। तीसरा खंड देखते हैं, अजातशत्रु's अग्रेसिव एक्सपेंशन। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु की कहानी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने ही पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। इतिहासकारों में इस पर मतभेद जरूर है, पर यह किस्सा उसके बेहद कठोर और महत्वाकांक्षी कैरेक्टर की तरफ इशारा करता है। यहाँ हम राजकाज के दो बिल्कुल अलग तरीके देखते हैं। एक तरफ थी बिंबिसार की सॉफ्ट पावर यानी मैरिज अलायंसेज और शांतिपूर्ण कूटनीति, और दूसरी तरफ थी अजातशत्रु की हार्ड पावर यानी सीधा युद्ध और राज्यों का एनेक्सेशन। इसी आक्रामक नीति के चलते कोशल और वज्जी संघ के खिलाफ लंबे युद्ध लड़े गए, जिससे मगध का लगातार विस्तार होता गया। हालांकि वज्जी शासकों को हराना कोई एक दिन का काम नहीं था, इसमें सालों लग गए। लेकिन यहां अजातशत्रु का मिलिट्री इनोवेशन काम आया। उसने बिल्कुल नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसे भारी पत्थर फेंकने वाले कैटापुल्ट्स और आधुनिक कवच वाले रथ। इस टेक्नोलॉजिकल लीप ने मगध को एक ऐसी सैन्य शक्ति प्रदान की जिसके आगे आखिरकार वज्जी क्षेत्र को घुटने टेकने ही पड़े। चौथा खंड, कंसोलिडेटिंग पावर एट पाटलिपुत्र। अब इतने विशाल क्षेत्रों को जीत तो लिया, पर उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए? भौगोलिक रूप से शक्ति को एकजुट करना बहुत जरूरी था। इसकी शुरुआत अजातशत्रु ने पाटलीग्राम में एक नया हाईली स्ट्रेटेजिक फोर्ट बनवा कर की।
और यही जगह आगे चलकर प्राचीन भारत का सबसे अभेद्य शहर बनी, पाटलिपुत्र। अजातशत्रु के बाद उदयन ने राजधानी को राजगृह से स्थायी रूप से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। ये वाकई में एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। नदियों के आसपास होने के कारण इसने डिफेंस और ट्रेड लॉजिस्टिक्स दोनों को इतना सुपीरियर बना दिया कि मगध को छूना भी मुश्किल हो गया। एक बार इस क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन को ध्यान से देखते हैं। 544 BC में हर्यंक डायनेस्टी शुरू होती है। 492 BC में अजातशत्रु पावर सीज करता है और 460 BC आते आते उदयन कैपिटल शिफ्ट कर देता है। लेकिन उदयन के बाद के शासक जैसे अनुरुद्धा, मुंडा और नागादासका उतने कुशल नहीं निकले। निरंतर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते आखिरकार 413 BCE में हर्यंक राजवंश का पतन हो गया। आखिरी खंड द डायनेस्टीज जियोपॉलिटिकल लेगेसी। भले ही हर्यंक राजवंश के आखिरी शासक नागादसा को उसके ही मंत्री शिशुनागा ने गद्दी से उतार दिया हो, लेकिन तब तक ये राजवंश अपना काम कर चुका था। उन्होंने एक ऐसी एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्थिक नींव रख दी थी जिस पर आगे चलकर नंदा और मौर्यन एम्पायर्स खड़े हुए। ये कंपैरिजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तस्वीर पेश करता है। 544 BCE से पहले मगध फ्रैगमेंटेड चेस बोर्ड पर सिर्फ एक आम महाजनपद था, पर 413 BCE तक ये पूरे उत्तरी भारत का सबसे एब्सोल्यूट डोमिनेंट फोर्स बन चुका था, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सेंट्रलाइज था। ये सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का इवोल्यूशन था। और बार बार ये याद रखना जरूरी है कि ये अभूतपूर्व पॉलिटिकल ताकत आई कहां से। ये आई मगध के रोबस्ट इकोनॉमिक इंजन से। गंगा के मैदानों की ह्यूज क्रॉप यील्ड्स, दूर दूर तक फैले ट्रेड रूट्स, रिवर ट्रांसपोर्ट पर दबदबा और आधुनिक हथियारों के लिए आयरन माइनिंग, इसी प्योरली आर्थिक नीति ने इनके राजनीतिक वर्चस्व को पॉसिबल बनाया। भौगोलिक राजनीति के अलावा इनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत भी थी। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ने एक्टिवली गौतम बुद्ध और महावीर को रॉयल पेट्रोनेज यानी राजसी समर्थन प्रदान किया। सत्ता के इस संरक्षण और रिसोर्सेस के चलते ही पॉलिटिकल ग्रोथ के साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को फलने फूलने का माहौल मिला। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, क्या हर्यंक राजवंश द्वारा लाया गया सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और रीजनल स्टेबिलिटी ही वो मुख्य कड़ी थी जिसने बुद्धिज्म और जैनिज्म के स्प्रेड को तेजी दी? ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे स्टेटक्राफ्ट और रीजनल स्टेबिलिटी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स के विकास से इतनी गहराई से जुड़े होते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।